बहुत थैंक यू। साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हरीश। साथियों, मैं आपका साथी, आपका छोटा भाई, मैं मुकेश सागर डिस्ट्रिक्ट संभव उत्तर प्रदेश से आप सभी का मैं इस जूम पैनल पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज होली गए 2 दिन हो गए। तो साथियों, मुझे मौका अभी मिला, तो इसलिए होली की ढेर सारी बधाइयां एंड शुभकामनाएं आप सबको। साथियों, आज एक नॉर्मल सा टॉपिक, हम सबकी लाइफ में कुछ बड़ी चीज करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हम सबके ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन। साथियों, जो पूरा श्रेय जाता है कुलदीप सर को। साथियों, कितनी बड़ी सर के पास प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी भी कोई भी बात हो, हर चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए हमें टाइम देते। समय से पैनल चालू करना और समय पे क्लोज करना एक बहुत बड़ी, एक बहुत जिम्मेदारी, बहुत बड़ी चीज। तो सर, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि हर चीज में परिपूर्ण है आप। मतलब, लोग कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, मैं कहता हूँ सर, आप में कोई, मतलब, आप हर तरीके से परफेक्ट है। समय को ध्यान देना और किस लीडर के साथ क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, और वो किसी के मन की बातों को जानना, कोई आपसे। तो इसलिए सर, आपको कोटि कोटि नमन है। और हमारे कंपनी के संस्थापक केडी प्रतापन सर, सरीना मैम को चरण वंदन है। और हमारे इस गुरुकुल में रितेश मुंशी सर, विश्वजीत सर, नरेश नाग सर, आप सभी को प्रणाम है, क्योंकि आप गुरुओं ने पल पल हम सबको गाइड कर, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बातों को ध्यान देते हैं कि कौन से लीडर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए सदैव चाहती है कि मेरा बेटा को क्या चाहिए अभी और क्या नहीं चाहिए। तो आप सभी गुरुवर मिल करके हम सबको ध्यान देते हैं, केयर करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका बहुत थैंक यू। सर, मेरा एक बार स्क्रीन शेयर होगा तो प्लीज बताइएगा। आई होप पूरी टॉपिक तो कंप्लीट नहीं है, मगर कोशिश किया हूँ कि आप सबको कुछ टॉपिक नॉर्मल दे सकूं। तो आई होप पुलिस सर मुझे माफ करेंगे, इसलिए कि पूरी टॉपिक कंप्लीट पीडीएफ में नहीं कर पाया हूँ। कोशिश किया हूँ, बस कोशिश करके थोड़ी सी चूक हो गई है। आई होप आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ। सिंसियर हो रहा है। सर, मुझे कोई एक लेटर कंफर्म करेंगे प्लीज? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि साथियों हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आई। जो कि साथियों आप सबको पता है, साथियों आप सबको पता है कि जो हमारी भारत माँ है, जो जिस देश में हम जन्म लिए हैं, एक माँ का दर्जा दिए। साथियों, आपको पता है कि हमारी माँ, साथियों कुछ समय पहले एक जंजीरों में बांधी गई थी, जिन्हों अंग्रेजों ने जकड़ के रखा था जंजीरों के। साथियों, जब जंजीरों में जकड़ी हुई थी, तो जरूरी नहीं कि साथियों जिस दीवार को हथौड़े से हम तोड़ते हैं, जरूरी नहीं कि उसी दीवार को तोड़ने के लिए, उसी जंजीर को तोड़ने के लिए उसी हथौड़े से गांधी जी और नेहरू जी ने वार किया तो जंजीर हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है। साथियों, उनके साथ कई वीरों ने अपनी आहुति दी, प्राण गंवाए। कई वीरों ने लगातार फाइट किया, लगातार मेहनत किया। जो कि साथियों, लगातार फाइट करने के बाद जो नजर आई, कहा गया साथियों, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादाब समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समान, मरने का है खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो साथियों, ऐसी एक डायनेमिक लीडर, ऐसी एक डायनेमिक लीडर, चूंकि आपको भी पता है बहुत बड़े बड़े लीडर
जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, असफाउल्ला खान और उधम सिंह ऐसे ऐसे डायनामिक लीडर लगातार हथौड़े की चोट से जंजीरों को तोड़ा। और साथियों, इसमें आपका गांधी जी और नेहरू जी सब ने मिल करके, एकत्रित हो करके एक टीम वर्क में बनाया, जो कि हम सबको, इस भारत माँ को जंजीरों की आजादी दिया, जो अंग्रेजों ने जकड़ के रखा था। तो चलिए साथियों, एक ऐसे डायनामिक लीडर के बारे में जानते हैं जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। साथियों, सुभाष चंद्र बोस एक नॉर्मल व्यक्ति, जो कि साथियों सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 हुआ था, कटक उड़ीसा में। इनकी माता प्रभावती देवी, पिता जानकी बोस। साथियों, आप जानते हैं इनके बारे में क्योंकि ये हर स्कूल, हर ऑफिस में इनकी तस्वीरें होती। साथियों, इतने ये परफेक्ट लीडर थे, हर चीजों को पहले से ही समझ लेते थे। साथियों, जब भारत में अंग्रेजों ने जकड़ के रखा था, उस समय जब बीमारी आया, तो साथियों डॉक्टर ने दवा देने से मना कर दिया, साफ बोल दिया कि हमारे पास कोई दवा नहीं है, आप जहां इलाज कराना चाहो करा सकते हो। क्योंकि साथियों, जब बीमारी आई थी तो हर घर में लाशें गिरना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि साथियों ऐसी सी बीमारियां आई थी एक साथ, ऐसी सी बीमारियां आई थी साथियों, जो हैजा आपको जानते हैं। हैजा जब फैला तो लोगों के घर से लाश एक नहीं, दो नहीं, चार निकलना स्टार्ट हो गया। साथियों, देखते ही देखते जब बीमारी आई थी तो काफी लोगों का, साथियों, कोलरा, मलेरिया, पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हैजा, ऐसी बीमारियां 2,50,000 लोगों की मौत ले। जब डॉक्टर ने दवा देने से मना कर दी, साथियों उन्होंने बोला हमारे पास कोई दवा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस उन लाशों को एक एक करके जलाए, दफनाए, और उन्होंने उसी दिन कसम खाया कि ये तो नहीं चलेगा, हमारे यहाँ के लोग मर रहे हैं। साथियों, इन्होंने आजादी के लिए अंदर ही अंदर एक कसम लिया, जुनून पैदा किया, चाहे कुछ भी हो जाए हमको देश को आजाद कराना है। जैसे आज हम सब 15 महीने से लगातार, हमारे कुलदीप सर, साथियों पता नहीं सर कब खाते हैं कब नहाते हैं, आई होप, मैं पहला मैच सर का देखता हूँ 2:30 बजे रात को, कभी 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को, कभी 12:30 बजे सर का मैसेज आ जाता है, फटाक से मीटिंग का लुत्ता है ये। सर सोते कितने घंटे हैं पता नहीं। साथियों, उसी दिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कसम खाया कि हमें भारत माँ की आजादी दिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब देश में इतने लोग मर रहे हैं, इस तरीके से लोग मर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। साथियों, पेपर में आउट हुआ, जब पेपर में आउट हुआ काफी लोगों की मौत दिखाया गया, दर्शाया गया, इतने लोग मर गए, 2,50,000 की मौत हो गई। साथियों, उस समय इनकी जो लाइफ थी, स्कूल लाइफ था, 12 में पढ़ रहे थे, और साथियों 12 में जब पढ़ रहे थे स्कूल में, इनको और नाम के जो प्रोफेसर थे, इनके फ्रेंड को पीट दिया। अब साथियों जब इनके फ्रेंड को वहां पीट दिया तो उन्होंने, जो प्रोफेसर थे उनको जाके कंप्लेन किया। जब कंप्लेन किया तो उन्होंने बोला कि, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला कि ठीक है बैठक कर लेते हैं, और वहां पे जो अंग्रेज ग्रुप के लोग थे उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम माफी मांगो। उन्होंने बोला कि सच के आगे झुकना नहीं, यदि सच है, झूठ चाहे कुछ भी हो, साथियों कहा गया है सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। झूठ के आगे कभी झुकना नहीं है, चाहे कितना भी कड़वा हो, और सच सच होता है। साथियों, वहां पे इन्होंने नहीं झुका,
और जो प्रोफेसर थे उन्होंने पुनः दोबारा उसी स्टूडेंट को पीट दी, क्योंकि अंग्रेज थे भारतीय लोगों से काफी जलनखोर थे, काफी जलते थे पढ़ाने में चाहे किसी भी चीज में। दोबारा पीट दिया। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने मिल करके सब दोस्तों के साथ प्रोफेसर की ही पिटाई कर दी। साथियों जब प्रोफेसर की पिटाई कर दी, प्रोफेसर रोते हुआ भागा प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल बोला तुमने गद्दारी किया है, तुम धोखा दिए हो, तुम गलत किए हो। बोला साहब हम पीठ पीछे वार नहीं किए हैं, सामने से वार किए हैं। हम हिंदुस्तानियों सामने से वार करते हैं, पीठ पीछे नहीं करते हैं। साथियों वहां के जो प्रिंसिपल थे उनको स्कूल से निकाल दी। जब स्कूल से निकाल दिए तो उनके पापा बोले कि अब बेटा तुम यहाँ तो पढ़ नहीं पाओगे, चलो कोई बात नहीं, तुम आगे की तैयारी करो पढ़ाई की। तो साथियों उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। जब लंदन गए साथियों वहां पे 4 साल की पढ़ाई, आईसीएस 4 साल की पढ़ाई साथियों इन्होंने 7 महीने में कंप्लीट किया। फोर्थ रैंक लेके आए थे, चौथे स्थान पे आए थे। इतने बुद्धिजीव व्यक्ति थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में कंप्लीट। साथियों पेपर में जब नाम आउट हुआ लोग देख करके पगला गए। साथियों लोगों को लग रहा है यार कैसा ये इंसान है जो 4 साल की पढ़ाई ये 7 महीने में कंप्लीट कर दिया। साथियों जो लंदन के लोग न्यूज में पेपर में जब आउट हुआ वहां के लोग देख करके आश्चर्यचकित हुए। और साथियों इनको वहीं पे जॉब ऑफर किया गया। साथियों जब जॉब ऑफर हुआ तो इन्होंने जॉब ले लिया, सिविल सर्विस का जॉब ले लिया और वहां पे जॉब करने लगे। साथियों जॉब करते हुए इन्होंने एक पॉइंट, एक बात कही थी, महान व्यक्ति, साथियों जो भी है महान व्यक्ति वो है जो परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता रखता है अपने पास। महान व्यक्ति की ये पहचान है कि किसी वो भविष्य की परिस्थितियों को वर्तमान में देखते हुए जाता है। जो भविष्य फ्यूचर की है ना वो वर्तमान में देखता है कि आने वाला टाइम में क्या है उसको वर्तमान में, जैसे हमारे कुलदीप सर। साथियों उनको पता था कि हारिस ऑनलाइन टॉपिक 15 महीने बाद या 17 महीने बाद कमबैक करेगा। तो मुझे आज से ही, जो कि हम सब अभी 5 बजे की मीटिंग में इसी चीज के टॉपिक पे छेड़ा गया था। तो साथियों सर को पता था ये चीज। साथियों उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, क्योंकि साथियों उनका कहना था देश लूट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मजा ले रहा हूं इन्हीं के खाट में, तो जॉब नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथियों उन्होंने जॉब को त्याग दिया। अब जब त्याग दिया जॉब को तो वहां पे पुनः पेपर में फिर आउट हुआ। अब साथियों जैसे ही पेपर में आउट हुआ लोग देख करके फिर आश्चर्यचकित। और साथियों जब इंडिया में ये पेपर लोग पढ़ने लगे तो बोले ऐसा कौन इंसान है, इतना महान व्यक्ति कौन है जो इतनी अच्छी नौकरी, मखमल के बिस्तर छोड़ के कांटों को चुन रहा है। साथियों लोग उनको देखने के लिए प्लानिंग करने लगे। तो साथियों उन्होंने एक पेपर में आउट हुआ कि मैं मुंबई आ रहा हूं। साथियों उन्होंने लंदन से पनडुब्बी नाव में चढ़ करके जब मुंबई पहुंचे वहां देखने के लिए इनको हजारों संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब हजारों संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई इनको वहां पे एक शब्द मिला। साथियों एक नॉर्मल शब्द मिला, नेता सुभाष चंद्र बोस। एक छोटा सा शब्द, नेता। साथियों जब यहाँ पे आए तो इन्होंने गांधी जी से मिलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि साथियों गांधी जी एक नरम दल के नेता थे और ये गरम दल के नेता थे। तो साथियों जब इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे गांधी जी से मिलना चाहिए और आगे का क्या है जानना चाहिए, तो साथियों वहां पे जो गांधी जी थे लड़ाई पहले से उनकी जारी थी और जो नॉर्मल नरम दल के नेता थे। तो साथियों यहाँ पे इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में एक बैठक हुआ। वहां पे कलकत्ता अधिवेशन में जब बैठक हुआ, गांधी जी के साथ बैठक हुआ, तो उन्होंने बैठक में बोला कि हमें एक नॉर्मल सा चुनाव करना चाहिए जहां पे हम अपना डिसीजन ले सकें और देश को चला सकें। तो यहाँ पे साथियों जो डिसीजन लेने के लिए था
कि एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, वोट चाहिए होता है। तो इन्होंने इलेक्शन कराया। तो साथियों इलेक्शन कराने के लिए यहाँ पे इनका जो आदमी था, कांग्रेस का जो आदमी था, पहला आदमी था सीतारमैया, जो गांधी जी के पहला जो पीएम बनने के योग्य थे। गांधी ने बोला हम तो इस पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, मगर हमारा आदमी ये पॉलिटिक्स लड़ेगा। तो साथियों सीतारमैया जब इलेक्शन लड़े तो उनके साथ में सुभाष चंद्र बोस जी भी लड़े। तो साथियों सीतारमैया को जो वोट मिला था 1375 सीट मिला था, और सुभाष चंद्र बोस को मिला था 1580 सीट। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। मगर साथियों जब जीत गए ना, ये गांधी जी को हजम नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि साथियों गांधी जी सुभाष चंद्र को प्यार नहीं करते थे, मगर दोनों का मकसद एक था, भारत की आजादी। मगर जो रास्ते थे ना वो अलग अलग। एक गरम दल के नेता थे, एक नरम दल के नेता थे। तो साथियों इन्होंने गांधी जी ने इनको बोला कि आप क्या करो, रिजाइन दे दो। साथियों ये आश्चर्यचकित हो, सुभाष चंद्र बोस आश्चर्यचकित हो गए जब गांधी जी ने बोला आप रिजाइन दे दो। साथियों इन्होंने कुछ नहीं सोचा, रिजाइन दे दिया। साथियों जब रिजाइन दिए ना, तो इनको जो अंग्रेज थे 12 बार, 12 बार साथियों इनको पकड़ पकड़ के जेल में लेके गए। और जब जेल में ले जाते थे ना, इनको बहुत अच्छे से पीटते थे, बहुत अच्छे से पिटाई करते थे। साथियों उसके बाद यहाँ पे साथियों 1928 ईस्वी में जो नेता सुभाष चंद्र बोस ने और गांधी जी ने रिक्वेस्ट करके प्राइम मिनिस्टर थे, जो अंग्रेज के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, लैथ इल्विन हुआ करते थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वहां के। तो साथियों डोमिनियो स्टेटस, गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि हमें डोमिनियो स्टेटस दे दीजिए 1928 ईस्वी में। जो कि साथियों डोमिनियो स्टेटस मतलब ये है कि हम पॉलिटिशियन है, लड़ सकते हैं, अपना राज्य चला सकते हैं, मगर हाँ डिसीजन जो है अंग्रेज ने कि हमें क्या करना चाहिए, फाइनल डिसीजन। तो साथियों यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस थे बोले कि हमें डोमिनियो स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरा चाहिए फ्रीडम, जो कि हम खुद अपना देश चला सके और डिसीजन ले सके। साथियों इस बात पे नेताजी नहीं मतलब रुके कि हमें डोमिनियो नहीं चाहिए, हमें फाइनल चाहिए, पूरा हमें देश चाहिए। साथियों उसके बाद इनको बार बार जेल में ले जाते थे, बंद करते थे और इनको पिटाई करते थे। साथियों उसके बाद जब इन्होंने जेल से बाहर आए तो इन्होंने एक चीज सोचा कि मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। साथियों दिमाग में चल रहा था किसी की मदद लेनी चाहिए, मगर किसकी? साथियों मदद लेने के लिए इन्होंने सबसे पहले सोचे किससे मिले। तो इन्हों के दिमाग में आया कि मुझे हिटलर से मिलना चाहिए। अब साथियों हिटलर एक ऐसा इंसान था जो भारतीय के लिए बहुत ही मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता था, क्योंकि भारतीय के लिए ना वो एक ऐसा रूम बनाया था जो चारों तरफ से पैक था और उसमें जहरीली गैस छोड़ता था। और भारतीय जब तड़प तड़प के मरते थे ना, देख के उनको बड़ा मजा आता था। तो नेताजी के दिमाग में चीज है कि मुझे जाकर के मिलना चाहिए किससे? हिटलर से। वही एक ऐसा इंसान है जो पूरे देश में लड़ा है और मदद भी मेरा कर सकता है। तो साथियों इनको निकलने के लिए जब जेल से बाहर निकल आते थे ना, तो इनको जो अंग्रेज लोग थे देखते रहते थे कि ये कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, कैसे कर रहा, हर मोमेंट पे नजर रखते थे, क्योंकि इतने बुद्धिजीव थे, इतने हर तरीके से दिमाग लगाते रहते थे कि हमें कैसे देश को आजाद कराना। साथियों ये नेताजी जो थे पानी के रास्ते कलकत्ता से जब निकले तो धनबाद गए, धनबाद से काबुल गए, काबुल से साथियों जर्मनी गए। साथियों जब काबुल से जर्मनी पहुंचे वहां हिटलर से मिले। और हिटलर का आप सबको पता है कि उसका 7 लोग ऐसे थे, 6 लोग जो उसी के शकल के थे, हम शक्ल, जो हर देश में डुप्लीकेट घूमते थे, मेन वो एक ही जगह बैठता था। तो साथियों जब डुप्लीकेट आए बोले हेलो मैं हिटलर हूँ, बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन हेल्प यू।
तो उसने बोला मेरा नाम सुभाष है और मैं भारत से आया हूँ, मुझे हिटलर से मिलना है। देख के चक्कर हो गया, यार मैं ही हिटलर हूँ, मुझे बोल रहा है। तो वो फिर पुनः अंदर गया, दूसर का जब आता है तो सेम वही बात। साथियों जब ये हिटलर को पता चल, जब हिटलर आया, उसने बोला कि बताओ तुम क्यों आए हो। तब वहां पे सुभाष चंद्र बोस उठते हैं, बोलते हैं हिटलर साहब नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और मैं भारत से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। बोले ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ इनको कैसे पहचाने कि ये हिटलर नहीं है। ये जो हमारे कॉपी है, हर देश में जाते हैं, सॉरी साथी, हर देश में जाते हैं और लड़ाई करके आ जाते हैं, सब कुछ देख के आ जाते हैं, मगर आज तक कोई नहीं पहचाना। तुम कैसे पहचाने। तो उन्होंने एक नॉर्मल शब्द, एक सीधे तरीके से बोला कि जब ये आते थे तो ये क्या करते थे, पहले हाथ बढ़ाते थे। साथियों कभी एक टॉपिक हम सब छेड़े हैं कि जब हाथ बढ़ाते थे तो बोलते थे हेलो मैं हिटलर हूँ। सर यहाँ पे मैं मदद मांगने आया हूँ आपसे, और आप पहले मेरा हाथ बढ़ा रहे हैं मेरे तरफ। तो समझ में आ जाता था कि आप हिटलर नहीं हो। साथियों पॉइंट की बात यह है कि कभी भी जब किसी को हम लोग देते हैं तो हमारा हाथ ऊपर होता है, और जब कोई लेता है तो उसका हाथ नीचे होता है। तो हमारा एटीट्यूड और नजरिया जो होना चाहिए, पॉजिटिव का होना चाहिए। ये बात जब सुभाष चंद्र बोस बोले ना, बोला हाँ यार ये तो पॉइंट की बात हुआ। तो साथियों हिटलर के पास क्यों गए, क्योंकि हिटलर जो है ना, जर्मनी पे भारत के 3 लाख लोगों को बंदी बना के रखा था। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पे गए थे उनकी आजादी के लिए। साथियों हिटलर वहां पे क्या करता था कि इंग्लैंड से लड़वाता था। जो भारत के लोग थे वो उसको इंग्लैंड से लड़वाता था। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि ये जो 3 लाख लोग हैं ना, इनको आप हमें दे दो, या आप मेरी मदद करो, मैं आपको इंग्लैंड से आजादी दिलाऊं। बोला कैसे। साथियों 1941 ईस्वी की बात है, जब उन्होंने मतलब भारत छोड़ के जो घूमते हुए जब गए थे वहां पर जर्मनी में, तो हिटलर को बड़ा आश्चर्यचकित हो, बोला ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर एक शर्त है, तुम्हारे ये मेरे जो सिपाही हैं इनको ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लड़ाई करते हैं तो ट्रेंड नहीं है और ये जल्दी मर जाते हैं, इनको ट्रेंड करना पड़ेगा। बोला ठीक है मैं ट्रेंड कर दूंगा। बोला तुम्हारा मैं हेल्प करने के लिए मैं बात कर लेता हूँ जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात कर लेता हूँ, वो तुम्हारा हेल्प करेंगे, भारत के पास में है। और जब जापान हेल्प करेगा तुम्हारा तो तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। तो नेताजी बोले बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। साथियों वहां पे तुरंत हिटलर ने इनको अपनी एक जहाज दी, पनडुब्बी, जो पानी के अंदर से भी जा सकती थी, पानी के ऊपर से भी जा सकती थी। तो साथियों ये तुरंत वहां से निकले और पहुंचे जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले और इन्होंने बोला कि आपके यहाँ का जो भगवान है वो बुद्ध है, हमारे यहाँ भी भगवान बुद्ध है, हम दोनों धर्म से एक ही हैं, बस फर्क इतना है कि हमें आपकी मदद चाहिए। तो बोले हम तो ऐसे ही परेशान हैं। बोला आपकी परेशानी हमारी होगी, क्योंकि जो सेना आपकी नहीं सीखी है उसको हम ट्रेंड करेंगे। भारत की सेना और आपकी सेना दोनों मिला के जब ट्रेंड करेंगे। सर आपका आवाज ब्रेक हो गया सर।
टीना सर, शायद मुकेश सर आउट हो चुके हैं, नेटवर्क इशू आ चुका है उनको। सॉरी सर, मैं लीव हो गया था, आई एम सॉरी। हेलो सर। कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम सॉरी सर, मैं लीव हो गया था, नेटवर्क इशू, आई एम सॉरी। तो साथियों, जो आजाद हिंद फौज का, इन्होंने बर्मा में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। साथियों, ट्रेनिंग के दरमियान इन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी, कुछ शब्द बोले थे। साथियों, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टॉपिक था मेरा, उसके बाद स्क्रीन शेयर नहीं करूँ, मगर हाँ, आपके बीच में वो लाइनें मैं जरूर रखना चाहूंगा। साथियों, जो लाइनें वहां पे रखी थी बर्मा में, एक इतिहास बनाने वाली लाइनें थी, क्योंकि साथियों, एक जुनून पैदा करना लीडर को सबसे बड़ी बात होती है। साथियों, वहां पे पहला इनका जो नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, वहां पे इन्होंने पहला नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और साथियों, इन्होंने स्टार्ट किया था कुछ लाइनें। तो आइए, कुछ लाइनें हम सुनते हैं, कुछ पंक्तियां। वह खून कहो किस्मत का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस्मत का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस्मत का, जो आ सके देश के काम नहीं। साथियों, वह खून कहो किस्मत का, जिसमें जीवन रवानी है। वह खून कहो किस्मत का, जिसमें जीवन रवानी है। जो परस होकर बहता है, वह खून नहीं, बहता पानी है। साथियों, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी। हेलो साथियों, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा ने सुभाष चंद्र मांगी कुर्बानी थी। बोले, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जीत चुके, आगे जग में तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जग, जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारी शीशों की फूलों की माथा गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। यह शीश कटाने का सौदा नंगे पर झेला जाता है। अजानू बाहुबली ऊंची कर बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी हमसे लेना। साथियों, हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ना समाते थे। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। सर इनकलाब के नारे कोसों दूर सुनाई देते थे। बोले सुभाष, वह आगे आए। बोले सुभाष, वह आगे आए, जिसमें भारतीय खून बहता हो। वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो। वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो। साथियों, वह आगे आए इस पर हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बांटता हूं, आगे आए और हंसकर वो लेता हो। साथियों, सारी जनता हुकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता की चरणों में अपना रक्त बहाते। साहस से बड़ी युवक उस दिन बहते बहते ही जाते थे। साहस से बड़ी युवक उस दिन बढ़ते जाते थे। चाकू छुरी कटारों से अपना रक्त बहाते थे। फिर उस रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबाते थे। आजादी की परवानों पर हस्ताक्षर करके जाते थे। उस दिन तारों ने देखा, उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानियों का नया विश्वास। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानियों का नया विश्वास, नया, जब लिखा गया भारत के रणवीरों ने इतिहास नया। सुभाष चंद्र ने
साथियों, थैंक यू सो मच, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने उसी दिन सिंगापुर से ऑनलाइन रेडियो में अनाउंसमेंट किया था, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जो हमारे आदर्श हैं और हमारे सब कुछ है। तो साथियों, आप सब इतना मुझे प्यार दिए, इतना सम्मान से सुने, इसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से थैंक यू, चरण वंदन करता हूँ। और साथियों, यदि कुछ गलती होगा तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ करिएगा, आई होप। और आइए हम अपने डायनेमिक लीडर, एक गजब डायनेमिक लीडर से मिलते हैं, जो कि दिनेश डी के सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, आप आए सर, पैनल को कंटिन्यू करें सर। मोस्ट वेलकम डी के सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उस जमाने में भी हमारे इस भारत को सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता था। आज भी हमारे भारत देश को उभरते हुए देश के नाम से जाना जा रहा है। जो हमारा देश आज विश्व गुरु बन के उभरा है, पूरा जहां जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमें बहुत कुछ सिखा गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से आते रहें और हमें नई नई और पुरानी पुरानी बातों से हमें अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जो स्पेशल स्पीच के लिए हमारे ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, वेलकम मैम, वेलकम। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ वेलकम करेंगे। वेलकम मैम, वेलकम अनीता शाह मोस्ट मैम, वेलकम, वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मोस्ट अनिता वेलकम मैम, मैडम, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम गुड मैम, मॉर्निंग, रिच वेलकम। मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में मुझे आमंत्रित किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डीके सिन्हा सर के होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, और उनके साथ सहगल सर की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दिया, और हमें उनसे बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह से सर ने किया भारतवर्ष आज़ादी के लिए, जिन्होंने उन्हें भारत को हमें आज़ाद दिलाई। जब भी भारतवर्ष इन इतिहासकारों जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर सर ने सभी के बारे में बताया। जिस तरह हमारे नेताओं ने भारत को अंग्रेजों से, हमारे गुलामी से मुक्त कराया था, उसी तरह से हमारे केडी प्रतापन सर, सरीना मैम की सोच है, जिन्होंने हमें आर्थिक आज़ादी की और एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिससे सबको बेरोजगारी, सभी से हमें आज़ादी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिस तरह हमारे नेताओं ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी की सोच की शुरुआत की थी, एक नई सोच की। उसी तरह से हमारे केडी प्रतापन एक नई सोच, एक नए सपने की शुरुआत से आर्थिक आज़ादी की ओर। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सर ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। सिर्फ ये आज़ादी की बात ही नहीं कही थी, वो आत्मनिर्भरता की बात कही थी। वो जज्बे की बात कर रहे थे, जिससे हर इंसान खुद खड़ा हो अपने पैरों पे, खुद अपने को आपको प्रेरित करने के लिए कहते हैं। उसी तरह से हमारे सर आदरणीय केडी प्रतापन सर, हर इंसान जो बेरोजगारी से लड़ रहा है, आर्थिक आज़ादी से लड़ रहा है, हर इंसान के लिए जो सपने देखता है, जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, उस सपने को पूरा करने की उन्होंने हिम्मत दिखाई, हिम्मत बताई। जिस तरह भारत आज़ादी की बात के, वो महानायक जिसने साहस संकल्प से भारत को आज़ादी दिलाने का सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, सुभाष चंद्र बोस। उसी तरह से आज़ादी की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे लोगों को दिलों में स्वतंत्रता की लौ, जिसने पूरा देश उसमें खड़ा हो गया। इसी तरह से हमें भी आर्थिक आज़ादी की और हमें बढ़ना चाहिए, और जिस तरह से हमें जीना चाहिए और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसी तरह अगर आपको सफलता पानी है तो हमें अपने डर को हराना होगा, अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, जो आपको आर्थिक आज़ादी दिला सके। जिस तरह से हमें हर भारत के हर युवा, हर बेरोजगार, हर सपने देखने वाले, जिस तरह ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक कंपनी नहीं, एक क्रांतिकारी है जो आर्थिक स्वतंत्रता की और हमें ले जाती है। और यह दुनिया की एक सबसे बड़े होना चाहिए। इस बात को हमें याद रखना चाहते कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। सपने देखना है, उसमें हमें उस सपने को पूरा करने के लिए अपने कदम बढ़ाना है, आर्थिक आज़ादी की और हमें बढ़ना है। जब तक हम आज़ादी की बात करेंगे तो उस महानायक को, जिस तरह से हमें अंग्रेजों से गुलामी से हमें आज़ाद दिलाया था, तो ये भी ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जो लोग हमें अच्छा नहीं बोलते, नेटवर्क मार्केटिंग जो जुड़ना नहीं चाहते, ये भी हमें उन चीज़ों को हमें आज़ाद दिलाना है। हमें सपनों, अपने बेरोजगारी से हर घर में हमें खुशियाँ लाना है। इसी तरह से
हमें मुक्त करना है। हर एक चीज़ों से जिस तरह से आज़ादी से नेताओं ने भारत को राजनीतिक आज़ादी दिलाई थी, आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई थी जो सुभाष चंद्र बोस ने, उसी तरह से हमें भी लाखों लोगों को आर्थिक आज़ादी का और बढ़ने का हमें रास्ता दिखाना है। और हर तरह से हमें उनको सफलता जिस तरह से अगर आपको सफलता पानी है, तो आपको डर और असफलता से हमें लड़ना होगा। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। इस तरह एक एक नई क्रांति, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता किया, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए लड़ने वाले के लिए हर व्यक्ति के दिलों में एक आग, एक लौ की तरह जलाई थी, उसी तरह से हमें भी हर लोगों को उनके दिलों में एक आस जगानी है कि हमें भी आर्थिक आज़ादी पानी है, अपने सपनों के लिए लड़ना है। हमें हर बेरोज़गार को हमें रोज़गार दिलाना है। ये हमारी एक नेटवर्क मार्केटिंग हमारी एक सोच है, एक आर्थिक क्रांति है, उसमें हमें सफल होके दिखाना है, जिसमें हर सदस्य एक सैनिक की तरह अपने सपनों के लिए लड़ता है, मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। तो जिस तरह से हम आर्थिक आज़ादी को मेहनत, धैर्य और जुनून से मांगते हैं, उसी तरह से हमें एकजुट होकर सही दिशा में हम कदम बढ़ाएँगे, तो हमें कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। इसीलिए आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में हमें हिस्सा लेना है और हमें ये रखना है कि याद रखना है कि हमें अपने सपनों को देखने वाले बहुत है, लेकिन हम अपने सपनों को अगर सच में पूरा करना चाहते हैं, तो उसी तरह से हमें लड़ना होगा। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने हम सभी को लड़ने के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सबको प्रेरित किया था। तो आज वो वक़्त आ गया है, आज हम भी अपने सपनों के को पंख लगाएँ और ऊँचाई तक पहुँचने के लिए जहाँ हमें सफलता का इंतज़ार रहता है। तो आज़ादी की एक नई क्रांति में हमें शामिल होना है और अपने उस सपने को हमें पूरा करने के लिए हमें अपनी मेहनत को जी-जान से लगाना। तो अकेले चलने की हमें में मत रखनी चाहिए, तो हम अपने इतिहास को हम बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू आपने मुझे बुलाने के लिए किया।